हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 15। ये 12th क्लास के स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा और 11th क्लास के बच्चों के लिए भी नई चीज ये ऐड हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं। 16, 17, 18 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप 15 के बारे में, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, याद रखने की ट्रिक क्या है? नच, पंजाबन, और भी कई सारे तरीके हैं। नच, पंजाबन, 80, 80, सभ्यता, कई सारे तरीके हैं। मतलब एक इसका तरीका होता है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभ्य, ईमान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो नच, पंजाबन, 80, सब, बेता। एन बोले तो नाइट्रोजन, पी बोले तो फास्फोरस, एस बोले तो आर्सेनिक, आर्सेनिक। एसबी को हम लोग बोलते हैं एंटीमनी। बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता किसको एंटीमनी बोलते हैं, क्योंकि सिंबल इसका एसबी है। अब जैसे पी से फास्फोरस बन सकता है, एन से नाइट्रोजन बन सकता है, एस से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी, वो लॉजिक सा नहीं लग रहा। इसी वजह से इसको जरूर याद रख लेना, कहीं भूल जाओ। ठीक है, और बीआई को हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्मथ बोलते हैं, बिस्मथ। एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 15, 33, 51, 83। वो मैंने एटॉमिक नंबर याद करने की मैजिक नंबर बताया था ना, याद होंगे आपको, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ऐसे करके। अगर हम बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2, 2p3, इसकी 3s2, 3p3, इसकी 4s2, 4p3, इसकी 5s2, 5p3, इसकी 6s2, 6p3। ये होते हैं इनके बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करें जनरल, अगर आप लिख के दिखाना चाहो कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है NS2, NP3। अब देखिए, ग्रुप 15 वालों का दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम हम N से रख सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। जैसे ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन होता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। वैसे इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं। बाकी इनका दूसरा नाम भी होता है, एक और नाम से बहुत फेमस है ये, इनका दूसरा नाम होता है नाइकोजेंस, नाइकोजेंस। ठीक है, और इनके जो कंपाउंड्स हैं उन्हें बोलते हैं नाइकोनाइड्स या निकोनाइड्स। इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? नाइकोजेंस, और इनके कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? निकोनाइड्स या नाइकोनाइड्स। ठीक है, अभी इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव हुआ है एंड इसका मीनिंग होता है सफोकेशन या सफोकेटिंग। मतलब बहुत तिखी स्मेल होती है जिससे दम सा घुटने लग जाता है। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? नाइकोजेंस भी बोला जाता है। ग्रुप 16 वालों को क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। मैंने आपको बताया हुआ है, पता चले बच्चे कितने ध्यान से वीडियोस को देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनकी अकरेंस की। अकरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे ज्यादा, फिर भी पता होनी चाहिए आपको। मैं जल्दी बताता हूं। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है 78% वॉल्यूम ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है। डायटोमिक फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में होती है। अर्थ क्रस्ट पे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, 33rd मोस्ट अबंडेंट है बाय मास। और अगर एग्जिस्ट भी करेगी अर्थ पे, वो करती है NaNO3 एंड KNO3 की फॉर्म में। अगली बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 11th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है भाई, याद रखिए इस बात को। एंड एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, बाकी बचे एलिमेंट कौन कौन से? आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मथ बहुत कम अमाउंट में है एंड एग्जिस्ट करते हैं एज सल्फाइड, सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जनरली। क्लियर है? तो ये बात होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और अकरेंस की। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तो देखो हम ट्रेंड दो तरह से पढ़ते हैं, या तो एक तो हम करेंगे ग्रुप 15 का कंपैरिजन किससे, ग्रुप 14 से। ग्रुप 14 चांद, सी, जिन्नी, सोनी, सॉरी। तो अगर आप इससे कंपेयर करते हो, मतलब कार्बन से नाइट्रोजन का कंपैरिजन करते हो, कार्बन से फास्फोरस का कंपैरिजन करते हो, सिलिकॉन से, तो क्या लिखोगे आप, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज लोअर देन corresponding ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप इनके कंपैरिजन में देखते हो तो इनका साइज छोटा होगा ग्रुप 15 वालों का। क्यों होगा सर? देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3, मतलब इनकी बैलेंस शेल तो सेम है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके न्यूक्लियस में +6 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में +7 चार्ज है, और जो शेल है वो सेम रही, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात हमेशा होती भी है कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज ही होता है, तो इनका साइज भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। एक बात। दूसरी बात पे चलते हैं सर। तो दूसरी बात क्या है कि एक तो ट्रेंड हम ऐसे देखते हैं, एक ट्रेंड हम ऐसे देखते हैं जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p3। एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे शेल बढ़ रही है। नाइट्रोजन के पास कितनी शेल है, 2 शेल है। फास्फोरस के पास कितनी शेल है, 3 शेल है। आर्सेनिक के पास कितनी शेल है, 4 शेल है। इस तरह से शेल इंक्रीज हो रही है, और शेल इंक्रीज हो रही है तो साइज भी इंक्रीज होगा। तो आप रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल वन एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे एक शेल बढ़ जाती है, एक बात। और दूसरी बात, एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है। अगर आप देखो ये 7 to 15 हो गया, ये 33 हो गया, ये 51 हो गया, ये 83 हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जिस रेशियो में इसका साइज इंक्रीज हुआ है ना, उस रेशियो में इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। समझ रहे हो? तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो साइज क्या होगा भाई, यहाँ पे इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। याद रखिए टॉप टू बॉटम साइज हमेशा इंक्रीज होता है, हमेशा, किसी भी ग्रुप की बात हो। और लेफ्ट राइट जनरली साइज डिक्रीज होता है। एक दो एक्सेप्शन भी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 18 वाला एक्सेप्शन था, चिपका दो इसको जल्दी से। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। यार आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फंडा है, पता है ना? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसा भैया वही बात है, ट्रेंड हम दो तरह से देखते हैं। एक बार तो इसको ग्रुप 14 से कंपेयर करेंगे, फिर इसको टॉप टू बॉटम। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स
इज मच हाइयर देन द corresponding elements ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ग्रुप 14 वाले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। अगर मैं बात करता हूं इसके रीजन का, कई सारे रीजन है। पहले रीजन से बात करते हैं। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज की। अब 15 वालों का साइज छोटा था तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला रीजन तो ये हो गया इनका साइज उनसे स्मॉल है, एक बात। दूसरी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचता है, देखो ना ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचता है, न्यूक्लियस खींचता है। ये इसको जितना ज्यादा खींचेगा हमें इसको बाहर निकालने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। क्लियर है ना। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब उसकी अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें उसको निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, दूसरा रीजन हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी वजह है इसकी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनसे हाई है। और तीसरा जो सबसे जरूरी रीजन है जिसको आप मिस नहीं करना चाहोगे, क्या वो है एग्जैक्टली स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। इनका जो पी ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है। कैसे, आप देख रहे हो P3 है, P में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6, और 6 में से अगर 3 चले गए इट मीन्स वो स्टेबल हो गया। ठीक है, देखो ना P के 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखाओगे ना, PX, PY, PZ। ज्यादा स्टेबल कब होगा, या तो इनके पास 1 1 हो सबके पास, या इन सबके पास 2 2 हो। तो इन सबके पास अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गई, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये 3 रीजंस है। अगली बात करते हैं, ये तो बात होगी 14 से कंपेयर किया। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बताइए डाउन द ग्रुप क्या होगा। हर एक ग्रुप का यही ट्रेंड है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है इसका, नंबर 1 एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और दूसरी बात क्या है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब ये हमें पता है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी तब भी घटेगी। दोनों में ही मतलब ये फेवर जा रहा है कि टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी घटनी ही चाहिए। क्लियर है, पता होगा कि देखिए अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अट्रैक्ट एक्चुअल में किसने करना है, इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस ने करना है। अब यहाँ पे पास पास है, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसको निकालना मुश्किल रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया तो इसको निकालना और मुश्किल होगा। सपना चौधरी का एग्जांपल दिया था मैंने कि जो सपना, मतलब हमारे हरियाणा में तो बहुत क्रेज है। मान लो कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, किसको उठा के लेके जाना बहुत आसान है, ऑब्वियस जो न्यूक्लियस से दूर है उसको। तो अगर वो दूर है तो उसको लेके जाना बहुत आसान है क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कम है। यहाँ पे इसको नहीं लेके जा सकते, बंदा मर जाएगा, बट छोड़ के नहीं जाने वाला। क्लियर है, तो ये सारे का सारा था किसके बीच में भी, आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में। चल अभी देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फंडा है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, लाइक ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, और अगर इसको ए अपनी तरफ खींच लेते हैं इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ए पे नेगेटिव आ जाएगा, बी पे पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बी क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये बात याद रखना।
अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करूं, क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो आप खुद से समझो भाई, इसके लिए क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए, तभी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा सकता है। फोकस करो, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन करते हैं, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियस ही बात है। अब जितना वो पास पास रखे होंगे वो अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो याद रखिए, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस है। क्यों? और अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस में से पूछा जाए तो कौन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है। पता होगा पीरियोडिक टेबल के 3 डोन हैं और वो फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, 3.0 होती है। याद नहीं रखनी, आपको पता होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? ड्यू टू नंबर 1 स्मॉल साइज, इनका साइज स्मॉल होता है, और दूसरी बात हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या रहता है, हाई रहता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, किसी भी ग्रुप में चाहे मूव कर ले, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। बट अब तो सिर्फ ना स्टार्टिंग का वो एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट याद होना चाहिए, बाकी सारी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है। क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी, बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगली बात करें मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर को कैसे बोल सकते हैं, कई सारे डेफिनेशन बन सकती हैं। आसानी तो यही होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो स्टार्टिंग वाला उसका साइज तो बहुत छोटा है, उसके न्यूक्लियस ने तो बहुत अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, तो वो तो नहीं देगा। बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को देने की पावर बढ़ जाएगी। इसी वजह से जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। क्या होते हैं ये, नॉन मेटल। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो होते हैं मेटलॉइड्स। ये बीच के हैं, मेटल और नॉन मेटल के। और जो बिस्मथ है वो क्या होती है, मेटल होती है। याद रखना, किसी भी ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब भी जाएंगे किसी भी ग्रुप में, मेटालिक करैक्टर क्या होता है भाई, हमेशा इंक्रीज होता है। हमेशा मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके है बात ये, चलिए चिपकाओ इसको भी। नेक्स्ट बात करते हैं एलोट्रोप्स की या एलोट्रोपी की। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल कंपोजिशन, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो बट उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम हो। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स लुक वाइज वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हम लोग हैं, हम सभी वही है, हार्ड मास खून है सबके अंदर, बट अपियरेंस सबकी डिफरेंट है। क्लियर, लुक वाइज सभी डिफरेंट होते हैं। तो ये ग्रुप है, ग्रुप 15 की बात करें, नच, पंजाबन, हसी, सब, बेता। इसमें इन दोनों के एलोट्रोप्स नहीं होते। सर क्यों नहीं होते, देखो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर, अभी इनऑर्गेनिक में ना बहुत सारी बातें होती हैं, ये वाला फंडा है, थोड़ी सी बातें याद रखना आप लोग कि इनका एलोट्रोप्स नहीं होते। फास्फोरस के होते हैं, और सबसे फेमस जो आपका क्वेश्चन बनेगा फास्फोरस से ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के ही कौन कौन से तो होते हैं, येलो और ब्लैक तो होते हैं, येलो
एंड ब्लैक, इन तीनों में होती है बात। इसका भी येलो फॉर्म होती है, ब्लैक फॉर्म भी होती है। सेम इसके साथ भी येलो फॉर्म भी होती है और इसकी ब्लैक फॉर्म भी होती है। अब इसके साथ कुछ अलग है, इसका क्या रहता है, इसकी एक और फॉर्म होती है रेड फास्फोरस, इसकी एक और होती है ग्रे आर्सेनिक। हमें जो पढ़ना है वो इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको जो येलो फॉर्म है उसे व्हाइट भी कहते हैं और एक्चुअल में उसे व्हाइट ही कहते हैं, व्हाइट को येलो कहते हैं। व्हाइट फास्फोरस का दूसरा नाम क्या होता है, येलो फास्फोरस होता है। इनको हमने डिस्कस करना है आगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है फास्फोरस के एलोट्रोप से रिलेटेड, वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बताता चलूं, नाइट्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन इज गैस। बाकी जो एलिमेंट है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। ये सभी सॉलिड नेचर के होते हैं, नाइट्रोजन एक गैस होती है। अगली बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2। बाकी सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्राटोमिक, P4, AS4, SB4, BI4। क्लियर। नाइट्रोजन की अगर मैं बॉन्डिंग बना के दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसे होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N। फास्फोरस की अगर आप स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहो तो कुछ ऐसे बनता है फास्फोरस का स्ट्रक्चर। देखिए, बनाए नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड है, बनाए नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड है। नाइट्रोजन ने एक ही एलिमेंट के साथ 3 बॉन्ड बनाए, इसे बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। फास्फोरस ने अलग अलग एलिमेंट से 3 बॉन्ड बनाए, इन्हें मतलब मल्टीपल बॉन्ड नहीं बोलते। मल्टीपल क्या किसे बोलते हैं, जब हम एक ही एलिमेंट के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं। इसने अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए हैं। ऐसा क्यों, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, दैट्स व्हाई। जबकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इस वजह से सिंगल सिंगल बॉन्ड को बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते। नाइट्रोजन जब भी बनाना पसंद करेगा मल्टीपल बॉन्ड ही बनाना पसंद करेगा, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना पसंद करता। क्लियर है। अगली वजह होती है कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके 2 एटम एग्जिस्ट करेंगे, दो एटम इकट्ठे जुड़ जुड़ के चले, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। डिस्क्रीट मतलब अकेला रहना पसंद करता है। N2 को दूसरे N2 से कोई मतलब नहीं है। अब फास्फोरस एक बड़ा मॉलिक्यूल है, दूसरा फास्फोरस भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, दूसरा वो डिस्क्रीट नहीं है, एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो दूर दूर रहना नहीं पसंद करते, वैसे जुड़ के रहेंगे। दैट्स व्हाई ये सभी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाई डाइनाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल फास्फोरस इज अ सॉलिड, बिकॉज नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, एग्जिस्ट एज discrete molecule. On the other hand, phosphorus exists in P4 molecule and stronger van der Waals forces. इनकी van der Waals forces स्ट्रोंगर होती है। van der Waals समझते हो ना, जिसका साइज जितना बड़ा होता है वो उतनी अच्छी सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है, और इसी वजह से नाइट्रोजन एक गैस होता है। यही था इसकी फिजिकल स्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग की, कोई कितना खुद के साथ जुड़ना पसंद करता है, और इसमें फास्फोरस हैव हाईएस्ट पावर ऑफ कैटिनेशन इन ग्रुप 14, हाईएस्ट पावर ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन डिपेंड करती है इस बात पे कि कोई एलिमेंट खुद के साथ कितना स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन पसंद करता है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना, क्योंकि इनका सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इनका ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप देखोगे एलोट्रोपिक फॉर्म में कि बहुत सारे फास्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा, मतलब होते P4 ही हैं, बट इनका सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स व्हाई इनकी कैटिनेशन की पावर बहुत ज्यादा है। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो कि इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अगर आपने सारे के सारे वीडियोस देख लिए हैं पी ब्लॉक के, आई होप कि आपको अभी तक पता चल गया होगा। देखो, नाइट्रोजन तो एक गैस है, इसका तो क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यहां तक जो है वो
इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगा सर यहां तक? क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वैंडरवॉल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है। ठीक है, और बिस्मथ की बात करें तो इसका साइज, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा घट जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। अब बेटा मैं आपको ना ज्यादा इन चीजों पे फोकस इसलिए नहीं करा रहा हूं कोई जिससे क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनेगा उन पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये था आज इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। ऑल दी वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।